दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। 90 के दशक में भारतीय दूरदर्शन पर एक गीत हम सब ने सुना है जो कि हमारे देश की अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा। लेकिन आज इस गीत का संदर्भ कुछ अलग है। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गलबहियाँ कुछ ज़्यादा होने लगी है और मिस्र के कायरो में आयोजित D8 के सम्मेलन में जब बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र, जो अपने आप को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ समझते हैं और शायद सब कुछ कहा जाए तो है भी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ खूब गले मिले। इन दोनों की गर्मजोशी देखते ही बनती थी। और अब ये तो कोई इस तरह से कहा जाए कि किसी बड़े शिखर सम्मेलन में दो देशों के नेताओं का मिलना एक आम बात है, लेकिन इसे आम नहीं कहा जा सकता। क्यों कि 5 अगस्त को शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलने के बाद और भारत में शरण लेने के बाद से लेकर बांग्लादेश और भारत के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर में हैं। और ऐसी स्थिति में हम सब जानते कि 71 का साल कितना महत्वपूर्ण था, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता पाई थी। खून खराबे और संघर्ष के बाद पाकिस्तान एक नया देश बना और तभी से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कई तरह के मसले जो थे वो अटके पड़े थे। लेकिन अब लगता है कि यूनुस साहब इन मसलों को सुलझाने की पहल करना चाहते हैं। वास्तव में अभी 16 दिसंबर गुजरा, जब भारत विजय दिवस मना रहा था। यह विजय दिवस भारत और बांग्लादेश दोनों मनाते थे। अब तक 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश पाकिस्तान से लिबरेट हुआ था और जो दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। लेकिन इस बार यूनुस की सरकार ने इसे अंडरमाइन किया और अपने बंग बंधु तक को भूल गए। नफरत इतनी गहरी बांग्लादेश की फिजा में देखी गई कि जिस शख्स ने इस देश को मूर्त रूप देने का काम किया था, उसकी मूर्तियां तोड़ी गई, उसके स्मारक तोड़े गए और उसे एकदम से भुला दिया गया। कई बांग्लादेशी प्रोमिनेंट लोगों ने कहा कि अब बांग्लादेश की करेंसी जो टका है उस पर से भी मुजीब का की जो तस्वीर है वो हटा दी जाएगी। यह एक कट्टरपंथी विचारधारा है और ऐसे में फिर वो भारत का नाम क्यों लेंगे? एक पाकिस्तान में व्यंग्यकार है अनवर साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान नमक पैदा करने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन नमक हराम पैदा करने में दुनिया में पहले स्तर पर है। तो आखिर यह भी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था, तो नमक हराम यहाँ भी मिल जाते हैं और इससे कोई आश्चर्य नहीं है। भारत के तकरीबन 3,500 जाबाजों ने अपने जान की कुर्बानी दी, तब जाकर बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया।
लेकिन इन कुर्बानियों को भुला देना इन नमक हरामों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बात हुई, लेकिन इनू साहब शहबाज शरीफ से जब गलबहियाँ कर रहे थे, उसके बाद अब उन्होंने शहबाज से कहा अब वक्त आ गया है कि हम 1971 के घावों पर मरहम लगाएं। उन साहब को पहले अपने देश के उन माओ उन बहनों से पूछना चाहिए जब पाकिस्तान की सेना उनके साथ बलात्कार कर रही थी, तो क्या यूनुस साहब उन माँ और बहनों के जख्मों पर मरहम लगा पाएंगे? पहले तो उन्हें अपने आवाम से पूछनी चाहिए। इसके बाद वो सांस्कृतिक आदान प्रदान पर बात कर रहे थे, व्यापार पर बात कर रहे थे। लेकिन एक बात जो है कि यह जहां यह मुलाकात हो रही थी वह डेवलपिंग 8 की समिट थी। आपने G8 तो सुना ही होगा, यह दुनिया के अमीर मुल्कों का संगठन है, तो दुनिया के गरीब मुल्कों का भी एक संगठन है जिसे G8 के रूप में जानते हैं। दरअसल G8 जो है वह तुर्की के एक तरह से कहा जाए तो उसके सरपरस्ती में बना, और इसकी 1997 में यह संगठन अस्तित्व में आया और इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की। तुर्की एक समय में खिलाफत के लिए पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने, खलीफा बनने के लिए आतुर था। जब सऊदी अरब के नेतृत्व में OIC गठित हुई तब भी तुर्की को खड़ा था। तब तुर्की ने एक उपाय लगाया कि क्यों ना भले 57 मुल्क नहीं, 8 ही सही, 8 मुल्कों को इकट्ठा किया जाए और अपनी खिलाफत इन्हीं पर दिखाई जाए। तो इन 8 जो मुल्क हैं उन्हें लेकर इस संगठन की गठन की गई और इसके गठन के साथ ही इस साल एक बात है कि 2024 का जो यह समिट हुआ है, इसमें एक नए सदस्य को भी शामिल किया गया है, अजरबैजान। वह भी मुस्लिम देश है और इन आठों ही मुस्लिम देश हैं। अगर इन 8 देशों की बात करें कि इनकी सबकी अगर मिला दें तो यह 123 करोड़ के आसपास इनकी आबादी है। तुर्की की 8.5 करोड़, पाकिस्तान 24 करोड़, नाइजीरिया 23 करोड़, मलेशिया 3.5 करोड़, ईरान 8.5 करोड़, इंडोनेशिया लगभग 27-28 करोड़ के आसपास है, मिस्र तकरीबन 11 करोड़ और बांग्लादेश 17.5 करोड़ है। इस तरह पूरी इन 8 देशों की आबादी 123 करोड़ 124 करोड़ के बीच है। अब अगर हम इनकी GDP की बात करें तो आज पूरी दुनिया की वैश्विक जो GDP है वह 105 से 110 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जबकि इन 8 देशों की GDP अगर मिला ले तो यह लगभग 4 से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। यानी कि पूरे वैश्विक GDP का लगभग यह 5 से 6% के आसपास पहुंचता है।
जैसा कि दुनिया के इस तरह के जो देशों के संगठन बनते हैं उसके कुछ साझा एजेंडा होते हैं, उनके कुछ चार्टर होते हैं। उसके अनुसार एक मज़ेदार बात ये है कि इसके भी चार्टर में है कि डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए। और बांग्लादेश में कैसी डेमोक्रेसी है कि वहाँ का जो आज सरकार चल रही है वह चुनी हुई नहीं है। खैर इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बढ़िया स्कोर नहीं है। वहाँ भी लोकतंत्र से सत्ता रहता है। तो इन देशों में कैसा लोकतंत्र है, चाहे वह ईरान की बात कर ले, चाहे पाकिस्तान की बात कर ले, चाहे बांग्लादेश की बात कर ले, यह लोकतंत्र एक छलावा है। तो क्या अभी हम लोगों ने देखा ही था कि 25,000 टन चीनी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मंगवाया था। जब से हसीना वहाँ का तख्ता पलट किया गया उसके बाद से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध धीरे धीरे बनने शुरू हुए। 1971 के बाद अब तक शेख हसीना के कार्यकाल तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई संबंध नहीं था। लेकिन यूनुस के आते ही संबंधों में थोड़ी गर्माहट आई। न केवल 25,000 टन की चीनी आई, बल्कि पाकिस्तान के से आने वाले शिपमेंट की सिक्योरिटी जांच में भी ढील देने की बात कही गई। वीजा के नियम भी आसान किए गए, उन्हें सिक्योरिटी चेक से मुक्त किया गया। और पाकिस्तान ने चीनी के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार भी बांग्लादेश पहुंचाए। तो कुछ बांग्लादेश में पाकिस्तानी के सेना के लोग भी गए हैं, तो कुछ मुजाहिदीन टाइप के जो जिहादी हैं वो भी पहुंच गए हैं। हालांकि उनके म्यांमार से लगे बॉर्डर पर जब अराकान आर्मी जब इनकी ठुकाई कर रही है तो अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि इनकी मदद करने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जिहादी इनके समर्थन में है। मोहम्मद यूनुस ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है, लेकिन विश्व समुदाय कितना इनकी मदद करेगा यह आने वाले समय में बताएगा। लेकिन लगे हाथ यूनुस ने सार्क को फिर से रिवाइव करने की बात की। जिस देश के पास अपने आवाम के पेट भरने के लिए चावल न हो वह सार्क की बात करे तो ये मजाक ही लगता है। बगैर भारत के सार्क का अस्तित्व न था न बन सकता है। लेकिन यूनुस इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं यह थोड़ा सा सवालों के घेरे में है। इस मुलाकात के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच क्या नया समीकरण बनेगा? क्या यह मुलाकात दक्षिण एशिया की राजनीति में कोई नया मोड़ बन सकता है? और क्या 71 के घाव सचमुच भर जाएंगे? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। कमेंट में हमें बताएं क्या आप मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान सच में अपने पुराने मसलों को भुलाकर जख्मों पर मरहम लगाकर फिर गले मिल जाएंगे और मिले सुर मेरा तुम्हारा एक साथ गा पाएंगे? और इस पूरी घटना पर का भारत पर क्या असर होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से ऐसी ही खबरें जानने के लिए, देखने के लिए जुड़े और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।